भावना को और देखिए हम यहाँ बैठकर दुआएं करेंगे। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आपके नेता तंदुरुस्त रहें? आप कह रहे हैं एक बार आ गए तो सारे चारों खाने चित हो जाएंगे, तो प्रभु लाइए ना, किस बात का इंतजार है? लोकतंत्र में तो तगड़ी फाइट देखने में मजा आता है, आनंद आता है। अब 2024 निकल जाने के बाद थोड़ी किसी बात का आनंद आएगा। सतीश के सिंह साहब, क्या फाइट तगड़ी मिल रही है या ये मान लिया जाए कि इस बार ये 400 पार वाले माइंड गेम में सबको उलझा दिया है? देखिए, माइंड गेम में तो उलझा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा क्यों दे रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। जो दक्षिण पे फोकस है, दक्षिण के दरवाजे की बात आप कर रही हैं, द्वार की, उधर फोकस क्यों है, एक बड़ा सवाल है। क्या ये 272 क्रॉस करने वाला है या 400 पार करने वाला है? ओहो, मतलब आप कह रहे हैं 272 भी मुश्किल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए ना, आपने पूछा है सवाल, मैं बताता हूँ। जिस तरह से दक्षिण में प्रधानमंत्री लगातार जा रहे हैं, तमिलनाडु खास तौर से, और केरल और इधर आंध्रा और तेलंगाना पे भी फोकस है, तो मान लीजिए कि 30-40 सीट ये बटोर लेते हैं। हाँ। तो ये दोनों काम आएगा ना। एक तरफ वो 400 का जो इनका नारा है, और नहीं अगर कोई डेफिसिट हो गया तो भी, क्योंकि देखिए जिस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं, अब कच्छा तीबू का मुद्दा आ गया, फिर आप देखिए वो कैसे कैसे उम्मीदवार खड़े, अन्नामलाई कोयम्बटूर से, सुरेंद्रन वहाँ वायनाड से, जेडीएस को यहाँ मिला लिया, टीडीपी को वहाँ मिला लिया, और कहते तो लोग ये भी है विपक्ष वाले कि AIMIM और BRS भी मिला जुला के सैटेलाइट पार्टी में आती है। तो इन्होंने जो संरचना की है, जो बिसात बिछाए, वो तो किया है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, ये दक्षिण में इतने बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का मैं पहला प्रयोग देख रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में अभी भी संशय है। हाँ। कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिण का लिंगुआ फ्रैंका है? सीधा सवाल है प्रेम शुक्ला जी, उसका जवाब दे उससे पहले दो और मेहमान क्विकली आप अपना ओपनिंग रिमार्क दे दीजिए। क्या अभी कहा 272 या 400 पार, ये या तो इस साइड है या इस साइड है? अभिषेक झा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है नर्वसनेस के चक्कर में ये बिल्कुल वो संजू वाला मामला है कि आप बताओ मत आप कितने कमजोर हो, बस ये दिखाते रहो कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ? रूबिका जी, एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स। और जब हम चुनाव में होते हैं, राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, तो जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। जनता जिनको आशीर्वाद देती है, मैंडेट देती है, वही सत्ता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुए, वहां भी आपने नतीजे देखे किस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार जो जहां पे सत्ता में थे ये लोग, वहां हारना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि आधी लड़ाई तो मनोबल से जीत ली जाती है। चुनाव में भी जनता उन नेता को पसंद करती है जिनके मनोबल में ताकत होती है, जिनके अंदर क्षमता दिखती है। वैसे नेताओं को जनता नकार देती है जो दिशाहीन चलते हैं, बातें करते हैं, मुद्दा विहीन रहते हैं, और उनको ये नहीं पता होता है कि किनको साथ लेकर कैसे चलना है, क्या करना है, कोई स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती है। ऐसे नेताओं को जनता हमेशा से नकारते आई है। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का जो कुनबा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत भी होता चला जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों में भी आप देख रहे हैं कि इनके साथ के घटक दल इनका साथ छोड़कर लगातार एनडीए में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ये जो नारा दिया गया है 400 पार, इस नारे से आपत्ति क्या है? इस बहस में क्यों पड़े हैं कि भाई 400 हम पार करेंगे या नहीं? आप तो कोई नारा दीजिए, अपने विषय में आप तो बताइए, अपना लक्ष्य तो बताइए। ओके, ठीक है, अपना लक्ष्य मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग रिमार्क जल्दी से मैं चाहती हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन आप दे दीजिए। नहीं रूबिका, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपने बारे में कितना भी अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करे, और यही तो राजनीतिक दल को कम से कम अपने लिए तो अच्छा बोलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव में पहले चरण के नामांकन का समय समाप्त हो गया। क्या आपको विपक्षी गठजोड़ की तरफ से मैं ये चुनौती दे रहा हूं रूबिका जी, किसी नेता ने आज तक ये कहा हो कि हम 272 पार कर रहे हैं? कोई एक नेता ऐसा दिखा आपको? नहीं दिखा। यहां तक कि कल जो रैली भी थी उसमें भी कोई बात नहीं हो पाई, भैया हमारा खाता खोल दो, भैया हमको जरा लड़ने दो, हमारे नेता जेल में चले जा रहे हैं, अंपायर बिक गया तो खिलाड़ी बिक गया तो खरीद लिया गया। और जब आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण से कुछ नहीं मिलेगा, सही बात है। मैं आज भी मानता हूं आंध्र प्रदेश में एक भी सीट जीत जाए तो चमत्कार होगा। मैं आज भी मानता हूं कि तमिलनाडु और केरल में बड़ी मुश्किल है, लेकिन क्या ये सबको नहीं पता है कि
केरल में कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत प्रतिशत वहां ले जाकर खड़ा किया है। एक झटका लगा और वो जिसको कहते हैं ना कि विनिंग वाले पाले में जाकर खड़ी हो जाएगी। ओके। क्या ये देखा नहीं लोगों ने? क्या कन्याकुमारी जैसी सीट पर जहां कांग्रेस की 3 बार की विधायक विजय धारिणी चली आती है भारतीय जनता पार्टी में, क्या ये लोगों ने देखा नहीं कि दूसरी पार्टियों के बड़े नेता, और बड़ी अच्छी बात कही, वो शायद बीआरएस के जो मित्र उन्होंने अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है इसीलिए तो हमारे यहां से। सच बात है, भाजपा के पास सेंटिमेंट होने के बावजूद साउथ में अच्छे नेता नहीं है, यानी वहां की भाषा बोलने वाले। जो सतीश जी कह रहे हैं बातचीत हो पाएगी क्या, तो नरेंद्र मोदी तो चैनल भी वहां का पहला पकड़ लेते हैं इंटरव्यू के लिए। नरेंद्र मोदी तो राम मंदिर के लिए जाते हैं तो अनुष्ठान भी वहां जाके हर तरह की रामायण सुन लेते हैं। आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यहां क्या हो रहा है? और मैं फिर से कह रहा हूं, दक्षिण भारत जो इस बार देख रहा है वो राष्ट्रीय विकल्प की तलाश कर रहा है 60 के दशक के बाद। 1960 आप ये कह रहे हैं राष्ट्रीय विकल्प की तलाश है इस वक्त साउथ को। मैं चाहती हूं आप ये डिबेट का मसला इसे रखा जाए और इस पर डिबेट हो जाए। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, लेकिन गूंज में उसके बाद इस बात पर चर्चा हो जानी चाहिए कि जो बार बार आरोप लग रहा है कि बीजेपी दूसरी पार्टियों को तोड़कर वहां के नेता लेकर आ रही है, और दूसरी तरफ हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं कि वहां का लोकल आदमी चाहिए, बीजेपी कभी थी नहीं, दूसरी पार्टियों का ही है जो अपना बेस बना के रख रहा है। तो राजनीति में साम दाम दंड भेद, क्या ये होगा? हम इसी पर करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।